उत्तराखंड के दूरदराज पहाड़ी इलाकों में एक जगह है, इतनी ऊपर कि मोबाइल नेटवर्क वहां मर जाता है और इतनी सुनसान कि इंसान अपनी ही सांसों से डरने लगे। उस इलाके का नाम आज भी नक्शों में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने लोग उसे भैरव घाटी कहते हैं। कहते हैं जो एक बार वहां गया वो या तो वापस नहीं आया या आया तो पहले जैसा नहीं रहा। यह बात 2009 की है। मैं और मेरे दो दोस्त रोहन और दीपक पहाड़ों में ट्रैकिंग और डॉक्यूमेंट्री शूट करने निकले थे। हमें लोकल अर्बन लेजेंड्स पर काम करना था। शहरों की डरावनी कहानियां अब बासी लगने लगी थीं, इसलिए हमने सोचा असली डर वहीं मिलेगा जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं। भैरव घाटी का नाम हमें एक बूढ़े चाय वाले ने बताया था। जब हमने उससे रास्ता पूछा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने बिना हमारी आंखों में देखे बस इतना कहा, दिन में चले जाना, रात होने से पहले लौट आना। वहां रात नहीं रुकते। हम हंस दिए। शहर के लड़के थे, डर को कंटेंट समझते थे। पहला अजीब एहसास हमें तभी हुआ जब हमने आखिरी गांव पार किया। उसके बाद रास्ता अचानक बदल गया। पेड़ घने होने लगे, हवा भारी लगने लगी और पक्षियों की आवाज पूरी तरह गायब। शाम के लगभग 5 बजे थे, लेकिन वहां अजीब सा अंधेरा उतरने लगा था। रोहन ने कैमरा ऑन किया और बोला, लाइट अजीब लग रही है, जैसे सूरज ऊपर है ही नहीं। तभी हमें रास्ते में एक पुराना पत्थर का मंदिर दिखा, टूटा फूटा, काई से भरा हुआ। मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक काला पत्थर जिस पर गहरे खरोंच जैसे निशान थे, मानो किसी ने नाखूनों से पत्थर नोचा हो। दीपक ने मजाक में कहा, भाई लगता है भैरव देवता भूखे थे। उसी पल हवा तेज चली, इतनी तेज कि मंदिर के अंदर रखा टूटा हुआ घंटा अपने आप बज उठा। कोई भी हंसा नहीं। हमने वहां से आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन रास्ता वही नहीं था जिससे हम आए थे। जीपीएस घूम रहा था, कंपास काम नहीं कर रहा था, सूरज पूरी तरह गायब हो चुका था। और तभी हमें आवाज सुनाई दी, किसी के चलने की, पत्तों पर कदमों की आवाज। लेकिन हमारे अलावा वहां कोई नहीं होना चाहिए था। रोहन ने कैमरा घुमाया, कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक फ्रेम आया। पेड़ों के बीच खड़ी एक आकृति, बहुत लंबी, असामान्य रूप से लंबी। जब रोहन ने कैमरा हटाकर सीधे देखा, वहां कुछ नहीं था। हमने तय किया कि अब यहीं कैंप लगाएंगे, रात बिताकर सुबह निकल जाएंगे। यह सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही अंधेरा पूरा उतरा, जंगल की आवाजें लौट आईं, लेकिन गलत तरीके से। कोई जानवर नहीं, कोई कीड़ा नहीं, सिर्फ फुसफुसाहटें। ऐसी फुसफुसाहटें जैसे कोई हमारे नाम ले रहा हो। पहले दीपक का नाम, फिर रोहन का, और फिर मेरी आवाज में मैं जम गया। इंसान अपनी ही आवाज को जंगल में पुकारते सुने तो उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ जाती है। आधी रात के करीब हमें लगा जैसे कोई हमारे टेंट के चारों ओर घूम रहा है। कदमों की आवाज, लेकिन बहुत हल्की, मानो पैरों के नीचे जमीन न हो। रोहन ने चुपचाप टेंट का जिप थोड़ा सा खोला, और जो उसने देखा वो आज तक उसने पूरी तरह बताया नहीं। बस इतना कहा, वो जमीन को छू ही नहीं रहा था। अचानक टेंट के बाहर जोर से खरोंचने की आवाज आई। कपड़े फटने लगे। दीपक चिल्लाया। उसी पल टेंट की दीवार अंदर धंस गई, जैसे किसी ने बाहर से सिर सटा दिया हो। मैंने जो देखा वो इंसान नहीं था,
उसका चेहरा उल्टा था। आंखें मुंह की जगह और मुंह माथे पर, गर्दन अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई, और उसकी आंखें, वो आंखें रो नहीं रही थीं, वो याद कर रही थीं। हम भागे, बिना दिशा, बिना रास्ता। जंगल हमें निगल रहा था। भागते हुए मैंने देखा पेड़ों पर लटकी हुई चीजें, इंसानी कपड़े, हड्डियां, और कहीं कहीं जूते। सुबह होने से पहले हम घाटी के किनारे पहुंचे। नीचे गहरी खाई, पीछे से वही फुसफुसाहटें। रोहन फिसला। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में है। दीपक और मैं किसी तरह नीचे उतरकर एक गांव तक पहुंचे। जब हमने लोगों को सब बताया, वे चुप हो गए। एक बूढ़ी औरत ने कहा, भैरव घाटी में जो मरते हैं वे जाते नहीं, वे रास्ता बन जाते हैं। पुलिस आई, सर्च हुआ, रोहन की बॉडी कभी नहीं मिली। दीपक कुछ महीनों बाद पागल हो गया। रात में उठकर पहाड़ों की ओर देखने लगता और कहता, वो मुझे बुला रहे हैं। मेरी आवाज में मैं शहर लौट आया। सालों तक सब ठीक रहा, लेकिन पिछले हफ्ते मेरे फोन पर एक वॉइस नोट आया। नेटवर्क नहीं था, भेजने वाला कोई नहीं था। वॉइस नोट में सिर्फ एक आवाज थी, मेरी, कह रही थी, वापस आ जा, रास्ता पूरा नहीं हुआ है। और तभी मुझे याद आया, हम 3 गए थे, वापस सिर्फ 2 आए। अगर तुम्हें कभी पहाड़ों में कोई तुम्हारी आवाज पुकारे तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि पहाड़ आवाजें याद रखते हैं। और कुछ आवाजें इंसानों की नहीं होती।